नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इन्फ्लेशन व डिफ्लेशन। क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात एक ही घटना के दो क्रम हैं। अगर आप इनको एक टॉपिक को भी समझ लेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं इनको एक साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथ में आपको ये बता दूं कि आज मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद इसके कॉजेज, उसके बाद इसके गुड और बैड, फिर इफेक्ट, इकोनॉमी के कई सेक्टर पे इसके इफेक्ट बताऊंगा। साथ ही आज की क्लास में मैं आपको न केवल जानकारी दूंगा बल्कि जानकारी को कैसे यूज करते हैं ये भी बताऊंगा। देखिए, इंफॉर्मेशन होना पर्याप्त नहीं है। इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करते हैं ये जरूरी है। जिस तरह आपको तलवार दे दिया जाए परंतु तलवार चलाने की जानकारी न दी जाए तो आपके लिए वो तलवार किसी भी काम की नहीं, एक आपके लिए बोझ है केवल। तो उसी तरह जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन हो परंतु इंफॉर्मेशन को यूज करना ना आता हो, चूंकि आपको अगर ये लग रहा है कि ये अपने आप आ जाएगा तो ये आपका भ्रम है। इसको जितनी जल्दी तोड़ दीजिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन को यूज करना एक स्किल है और स्किल सीखने से आती है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक उदाहरण दूं, मान लीजिए मैं कह दूं कि हमारे यहाँ 2.54% लैंड है पूरे विश्व की, अर्थात विश्व में जितनी भूमि है, ठीक है, उसका 2.4% हमारे पास है। ये एक नॉर्मल फैक्ट है। लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, सोचते हैं उस प्रीलिम्स के काम आएगा। ये सभी बच्चों को पता होगा, परंतु जब मेंस देने जाते हैं तो इस नॉलेज का यूज नहीं करते, अर्थात ये नॉलेज उनके लिए बोझ बन के रह जाती है। और वो कहते हैं मेंस के लिए क्या पढ़े, कहां से किताबें लाए। अरे भाई, मेंस के लिए कुछ अलग से थोड़ी होता, उसी जानकारी को यूज करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि अब मेंस में मैं इसको कैसे यूज करूंगा, तो मान लीजिए अगर आ जाए कि भारत के संबंध में चुनौतियों का वर्णन करिए, तो मैं कह दूंगा रिसोर्स भारत में कम है। और रिसोर्स में एक सबसे बड़ा रिसोर्स है भूमि, क्योंकि विश्व की 18% जनसंख्या भारत में है, परंतु रिसोर्स कितने 2.4। तो भाई क्या है ये, एक क्या है हमारे लिए चुनौती। या कभी आ जाए कि कुपोषण का क्या कारण है, तो कह दूंगा कि भाई जमीन कम है। जब जमीन कम है, लोग ज्यादा हैं, तो खाने की समस्या होगी, खाद्य सुरक्षा को लेकर ये आएगा, तो ये डेटा यूज कर लूंगा, क्वेश्चन शानदार हो जाएगा। फिर आ जाएगा डेटा, उसमें डेटा से क्वेश्चन ऑथेंटिक होता है, क्योंकि सामान्य आदमी क्या करते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ लिखने वाला होता है वो डेटा के साथ अपनी बात को प्रूव करता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि नॉलेज बस हो, नॉलेज का यूज करना आना चाहिए। इसको मैं और प्लानिंग में लिख सकता हूँ कि भारत में प्लानिंग का क्या रोल है। तो भाई, जब तक प्लान नहीं करोगे तो कम संसाधन से ज्यादा लोगों की इच्छाओं की कैसे पूर्ति कर दोगे। यदि उद्योग के सामने क्या समस्या है तो भी बता दूंगा। तो कई तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए समुद्र के महत्व का वर्णन करिए, तो मैं लिख दूंगा क्योंकि भारत के पास जमीन कम है इसलिए भारत को दूसरी ओर देखना चाहिए, जबकि दूसरी ओर भारत के पास एक बड़ा विशाल इकोनॉमी एक्सक्लूसिव जोन है, इसलिए हम लोगों को यहां ध्यान देना चाहिए। तो ये डेटा का फिर यूज कर सकता हूं। तो आप देखिए कि कैसे डेटा का यूज करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे फिर मैं बताऊंगा आपको, इन्फ्लेशन सीधे कहीं नहीं पूछेगा यूपीएससी में कि इन्फ्लेशन क्या है या इन्फ्लेशन के प्रकार बताइए, ऐसा नहीं आता। इन्फ्लेशन के संबंध में आपको उसका निहितार्थ क्या होंगे, या आपको इस नॉलेज को यूज करना पड़ेगा कहीं पर भी। जैसे आ जाए, मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से भी बताऊंगा कैसे प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, अगर हम लोग देखें कि कुछ चीजें हम लोग जब खरीदते थे शुरुआत में तो कितना था। जैसे पेट्रोल जब मैं पहली बार भरवाया था तो 35 रुपए लीटर था, परंतु आज 70 रुपए लीटर है। ये जब मैंने नमक खरीदा था तो नमक 7 रुपए का आता था, आज वो 16, 17, 18 रुपए का आने लगा। तो ये क्या है, ये कीमत में वृद्धि हो रही है। इसी फिनोमिना को कहते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई।
तो मेरी बात समझिएगा, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में सतत वृद्धि। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सतत वृद्धि एक निश्चित एक विशेष समय में, एक विशेष समय काल में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में सतत वृद्धि ही इन्फ्लेशन है। अब इससे ये समझ में आता है कि सतत वृद्धि क्या होती है। अब ये समझिए, जैसे मान लीजिए 2010, 2011, 2012, ठीक। मान लीजिए 2010 में कोई आइटम 20 रुपए लीटर था, 2011 में वह 22 रुपए लीटर हो गया, लेकिन 2012 में भी वह 22 रुपए लीटर रहा। अब मान लीजिए 2013 में भी वह 22 रुपए लीटर ही रहा। मान लीजिए मिल्क की बात करें तो आप क्या है, इसकी कीमत में एक बार तो वृद्धि हुई परंतु फिर नहीं हुई, अर्थात यह सतत वृद्धि नहीं थी। तो इस फिनोमिना को इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, बात समझिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 24 रुपए, ये 26 रुपए, तो क्या है, सतत वृद्धि है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। परंतु जो प्राइस एकदम से बढ़ गया था फिर स्थिर रहा तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। तो आपको समझना है इन्फ्लेशन क्या है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में सतत वृद्धि, क्या नहीं है, एकदम से होने वाली वृद्धि। इसको अंतर को समझिएगा, प्री में यहां से पूछा जा सकता है, ठीक। साथ ही किसी एक वस्तु एवं सेवाओं की नहीं, सामान्य अर्थव्यवस्था, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी कीमत में सामान्य वृद्धि होती है, हमें उस चीज को देखना है। चलिए अब आपको समझाएं आगे कि डिफ्लेशन क्या है, ठीक है। तो डिफ्लेशन क्या है, वस्तु एवं कीमत की, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में सतत गिरावट। अब फिर वही देखिए, जैसे मान लीजिए कोई 20 रुपए का आइटम था, वो 19 का हुआ, 18 का हुआ, 17 का हुआ, तो ये हो गया डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, लगातार वृद्धि। डिफ्लेशन क्या होता है, लगातार गिरावट। और इसी के बीच में एक शब्द और आता है डिसइन्फ्लेशन, उसको भी समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना होइएगा। डिसइन्फ्लेशन, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, हिंदी में इसलिए नहीं क्योंकि हिंदी में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए डिसइन्फ्लेशन क्या है, ये डिफ्लेशन से अलग है, डिफ्लेशन से अलग है डिसइन्फ्लेशन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं भी आपको यहीं पर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु की कीमत है, मान लीजिए ये 10 रुपए, ठीक, ये 10 रुपए, ये 15 रुपए, ये 20 रुपए, ये 30 रुपए, ठीक। ऐसे ही ये मान लीजिए 5 रुपए, ये 0, ऐसे मान लीजिए चलिए, ठीक। अब देखिए कि कोई वस्तु मान लीजिए 10 से क्या होगी, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, परंतु क्या हो, सरकार कुछ ऐसी कोशिश करे कि इसकी कीमत कम होने लगे। लेकिन अभी जो इसकी सामान्य कीमत थी वहां भी नहीं पहुंची, केवल कीमत बढ़ने की दर कम हो गई, ठीक। फिर क्या हो, ये इसके नीचे जाने लगे, तो ये हो गया डिफ्लेशन, अर्थात उसकी जो वास्तविक कीमत थी उससे भी कम होने लगी। तो इन्फ्लेशन वस्तुओं की कीमत में जब तीव्र वृद्धि होती है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली वृद्धि दर कम हो जाती है। मैं एक उदाहरण से इसको आपको समझा देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 20 रुपए की थी, ठीक, अगले साल हो गई 25 रुपए की, फिर हो गई 35 रुपए की, लेकिन अगले साल वो हुई, ठीक है, 37 रुपए की। अब आप देखिए कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है परंतु वृद्धि होने की दर कम हो गई, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, अर्थात
इन्फ्लेशन की रेट कम हो जाती है। जो वस्तु पहले जितनी तेजी से बढ़ रही थी उसके बढ़ने की दर कम हो जाती है। आप इस उदाहरण को याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक उदाहरण और बताऊं, जैसे भारत में जनसंख्या, पहले जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर सवाल ये क्या जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं, अभी भी बढ़ रही है, पर उसके बढ़ने की दर कम हो गई है ना। तो हम लोगों को ये चीज समझनी होगी। यहाँ पर प्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखते हैं एग्जामिनर कि आपकी कॉन्सेप्ट की बेसिक समझ कितनी है, अर्थात आपका कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ऐसा तो नहीं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ के आ गए। ठीक, तो हम लोगों को समझ में आया होगा इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। हम तीनों अंतर समझ गए। अगर एक डिफिनेशन और इसकी दे इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन ये भी कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन में किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। क्रय शक्ति कम होती है। ठीक, किसी भी देश की मुद्रा की, मुद्रा मतलब भारत की जैसे मुद्रा रुपए है, ठीक है, तो किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। अब क्योंकि मुद्रा स्फीति केवल भारत के लिए थोड़ी है, वरना रुपए बोल देते, वो तो पूरे विश्व का फिनोमेना है, इसलिए मुद्रा शब्द यूज कर रहे हैं। तो किसी भी देश की मुद्रा की जब परचेजिंग पावर कम होती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये भी कहा जाता है, इन्फ्लेशन में आपके रुपए की वैल्यू कम हो रही होती है, अर्थात आपका रुपए कमजोर हो रहा होता है। इसको आप देखिए, समझिए कैसे। अब आपके मन में सवाल उठ गया, भाई कौन सी नई बात बता रहे हैं, रुपए कैसे कमजोर हो सकता है? उस पर 100 रुपए लिखा है, चाहे 10 साल रहे 100 रुपए लिखा रहता है ना। भाई 500 के नोट में 500 तो लिखा होगा, कहाँ कम होगा? लेकिन एक देखिए आप, मान लीजिए 1 किलो आलू के लिए आप 20 रुपए देते थे 2010 में, परंतु जैसे ही 2020 याद करिए, ठीक है, तो 1 किलो आलू के लिए 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए। ठीक, तो ये बताइए, पहले 1 किलो आलू के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक, अब 1 किलो आलू के लिए 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, अर्थात 2 20-20 के नोट देने पड़ रहे हैं ना भैया, देने पड़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? या तो ये कहा सकता है कि आलू के भाव बढ़ गए। भाई यही तो कहा जाता है, भाव बढ़ गए। भाव को तो बोलते हैं वैल्यू या कीमत, है ना, सामान्य भाषा में यही तो बोलते हैं, भाव बढ़ गए। तो भाई यही है, या तो इसकी कहते हैं हम वैल्यू बढ़ गई या कीमत बढ़ गई, अर्थात वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ गई। परंतु दूसरे साइड ये भी कहा जा सकता है ना कि रुपए की कीमत कम हो गई, अर्थात रुपए की क्रय करने की क्षमता कम हो गई। पहले हम 1 नोट से खरीद ले रहे थे आलू, अब हमें 2 नोट लगाने पड़ रहे हैं, अर्थात ये नोट कमजोर हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई है। आप लोग ये शब्द याद रखिएगा, क्रय शक्ति, अर्थात रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वह फिनोमिना है जिसमें करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको इस उदाहरण से, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की दूसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है कि इन्फ्लेशन वह फिनोमिना है जिसमें रुपए की परचेजिंग पावर कम होती है, अर्थात रुपए कमजोर होता है, डिप्रिसिएट होता है। वही डिफ्लेशन को क्या कहेंगे कि रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ रही होती है। मान लीजिए 1 केजी आलू 20 रुपए में था, लेकिन अब 1 केजी आलू 10 रुपए में आ गया। मान लीजिए कोरोना के कारण कोई आलू खा ही नहीं रहा, ठीक है, तो अब आलू 10 रुपए किलो हो गया। तो क्या हुआ? अब देखिए, अब आपको 20 नोट में आधे ही से काम चल रहा है बस, अर्थात इसके भाव कम हो गए, इसकी वैल्यू कम हो गई और इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई, अर्थात मुद्रा की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो हमें समझना होगा इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन वह फिनोमिना है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में सतत वृद्धि होती है, या कहा जा सकता है रुपए की परचेजिंग पावर में कमी आती है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं ताकि कोई भी सवाल गलत ना हो और आप इसका मेंस और इंटरव्यू में या अपनी व्यवहारिक समझ में यूज कर सकें। चलिए
आगे चलते हैं इसके कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि वस्तुओं के रेट में ऊपर नीचे होता है। देखिए एक मैं ऐसा उदाहरण बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, उसी से जुड़े उदाहरण बताऊंगा। और वर्तमान में मैं इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में ठीक 100 रूम है, सपोज कल्पना करिए, ठीक, और 100 स्टूडेंट हैं। अब सबके पास 1000 रुपए है, तो क्या होगा, और रूम मतलब क्या कहा जाएगा, ठीक है, ये सप्लाई हो गई, क्योंकि 100 सप्लाई के लिए रूम है, वस्तु एवं सेवाएं ही तो है ये, साथ ही इतने लड़के डिमांड कर रहे होंगे। समझ में? तो डिमांड और सप्लाई क्या इक्वल है, जितने की डिमांड है उतने की सप्लाई है। भाई जितने स्टूडेंट हो डिमांड कर रहे होंगे रूम के रहने के लिए, उतनी सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो 1000 रुपए सबके पास है, 1000 रुपए किराया होगा रूम का। एक कल्पना करिए। लेकिन एक ऐसी घटना होती है, मान लीजिए कि ऐसा पता चलता है कि भाई सरकारी नौकरी बहुत जा रहा है, चलो कोचिंग करें सब कोई, तो एकदम से यहां लड़के 200 हो जाते हैं, परंतु रूम 100 ही रहते हैं, अर्थात सप्लाई कांस्टेंट रहती है, ठीक है, परंतु डिमांड बढ़ जाती है। रूम की डिमांड बढ़ गई ना। अब जब रूम की डिमांड बढ़ गई तो रूम के भाव बढ़ गए, ठीक। अब हर आदमी के पास ज्यादा पैसा पैसा तो वही देने के लिए, तो ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि रूम तो चाहिए सबको। तो कोई कहेगा 1000, तो कोई कहेगा मैं 1500 दे रहा हूं, कोई कहेगा 1200, 1300। तो मकान मालिक को क्या लगा कि चलो किराया बढ़ा देते हैं, क्योंकि रूम की डिमांड बढ़ गई। सप्लाई तो उतनी है, रातों रात रूम तो नहीं बन जाएंगे, परंतु लड़के ज्यादा आ गए तो रूम की डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मकान मालिक क्या करेगा, पैसा बढ़ा देगा, तो रूम का किराया कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1500 हो गया। अगर मान लीजिए फिर अगले साल और लड़के आ जाए तो ये और बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह क्या कहा कि जब सप्लाई तो नियत रहती है परंतु डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है। अभी बेसिक समझिएगा इतना। लेकिन मान लीजिए क्या हो कि लड़के 100 ही रहे, परंतु डिजास्टर आ जाए, 50 रूम टूट जाए, या कुछ अतिक्रमण हटा दिए गए, कुंभ के कारण मान लो हटा दिए गए, तो क्या होगा, डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी पर सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या होगा, फिर रूम के रेट बढ़ जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा। जब डिमांड क्या रहे, सेम रहे, पर सप्लाई कम हो जाए, तो आप दोनों फिनोमिना में देखिए, दोनों में डिमांड और सप्लाई में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। समझ में आ रही। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं कि हमेशा इन्फ्लेशन ही होगा। मान लो कि रूम 100 ही रहे, लेकिन बच्चे जो कोरोना से घर चले गए हैं अपने, अब वो वापस ना आए या कम आए, तो 50 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। जब 50 स्टूडेंट हो जाएंगे तो अब बताइए रूम की डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी। अब रूम की डिमांड कम होगी और सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ना। कि कोरोना से रूम को तो नुकसान होना नहीं था, परंतु डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई उतनी रहेगी, तो इसका क्या रिजल्ट है, आप सब कुछ बताइए। आप लोग खुद जानते हैं कि रूम मान लीजिए 800 रुपए में ही हो जाएगा, अर्थात रूम की कीमत कम हो जाएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, सारा खेल डिमांड और सप्लाई को समझने का है। यदि हम समझ जाएंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे कम या ज्यादा होती है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं। हम जैसे समझ जाएंगे कि डिमांड किस किस से बढ़ती है, समझ जाएंगे कि इससे इन्फ्लेशन होता है। यस, जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि जिस जिस कारण से डिमांड कम होती है उसी कारण से डिफ्लेशन होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं। ठीक, ठीक, अब मैंने क्या आपको बताया, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या कारण है, डिमांड। सवाल ये उठता है कि डिमांड का क्या कारण है, अर्थात डिमांड कैसे हो रही है। डिमांड का कारण है भाई मनी, अपना सपना मनी। अगर मनी नहीं है तो कोई डिमांड नहीं है।
मान लीजिए जो लड़के आ रहे थे भाई रातों रात, उनके पास पैसा ही नहीं होता, अर्थात मान लो भाई यहाँ से भी आ रहे होते, वहां से जेब से पैसा निकाल लेते, ट्रेन से या बस से या पैदल भी आ रहे होते तो पैसा निकाल लेते। तो क्या होता, जब उनके पास पैसा ही नहीं होता तो डिमांड ही नहीं जनरेट करते। लेकिन जब जिसके पास पैसा होगा, अर्थात मनी सप्लाई जैसे ज्यादा होगी, जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, जैसे ही डिमांड होगी इन्फ्लेशन होगा। अब सवाल उठता है कि भाई मनी सप्लाई कैसे ज्यादा होती है, अर्थात पैसा कहां से आता है। अब आप ये समझिए पैसा कहां कहां से आता है। पैसा दो जगह से आता है, या तो आरबीआई के द्वारा आता है अर्थात बैंकों के माध्यम से, या तो सरकार के माध्यम से। तो हम ये समझेंगे कि दो तरह से आता है, उसको समझ लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी एक होती है, अर्थात जब सरकार कोई कदम उठाए, और जब आरबीआई कोई कदम उठाए तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई कोई कदम उठाए, इन दो तरीकों से पैसा आता है। ठीक, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। फिजिकल पॉलिसी में क्या है, जैसे मान लीजिए सरकार टैक्स कम कर दी। अब मान लीजिए कोई आदमी 10,000 रुपए कमाता था और 1,000 उसमें टैक्स दे देता था, तो बचते थे उसके पास 9,000। लेकिन अब क्या करे, सरकार टैक्स माफ कर दे, अब उसके पास 10,000 के 10,000 रुपए बचे रह जाएंगे, अर्थात 1,000 रुपए उसके पास अब ज्यादा होगा सामान खरीदने को। जब 1,000 रुपए ज्यादा होगा तो डिमांड करेगा भाई, अब सोचेगा 1,000 रुपए का क्या लिया जाए, कुछ ना कुछ ले लिया जाए। जैसे ही वो सामान खरीदने जाएगा तो डिमांड ही तो बढ़ाएगा, और डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन होगी। अगर सप्लाई नियत है, क्योंकि पैसा तो बहुत आसानी से आ जाता है, परंतु चीजें उतनी आसानी से नहीं बनती। मान लीजिए अगर कि सबकी जेब में 1-1.5 लाख रुपए आ जाए और सबको क्या मनी सप्लाई बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए, अभी मैं इसको नेक्स्ट में बताता हूँ, पहले सरकार द्वारा कदम उठा के बता दो। ठीक, तो सरकार टैक्स बढ़ा दिया तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। साथ में और कैसे हो सकता है, यदि मान लीजिए कोई सरकार योजना ले आए छात्रवृत्ति, मान लो कह दे कि सभी बेरोजगार छात्रों को 1,000 रुपए दो। अगर सभी को सरकार 1,000 रुपए देगी तो क्या होगा, सरकार जब 1,000 रुपए देगी सभी छात्रों को, तो सभी छात्र कुछ ना कुछ का खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मनरेगा का क्या प्रभाव होगा, अब यूज करिए। जैसे मान लीजिए सरकार कोई यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि 7वें वेतन आयोग का क्या असर पड़ेगा, तो आप क्या कहते हो, 7वें वेतन आयोग क्या है, लोगों की सैलरी बढ़ा रहा है ना। लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आ जाएगा। लेकिन उसके अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तो तुरंत नहीं होगा ना। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होने में तो समय लगता है भाई। डिमांड और सप्लाई, डिमांड क्या है, पैसे, सप्लाई क्या, वस्तु एवं सेवाएं। डिमांड तो बहुत जल्दी जनरेट हो जाती है, पर सप्लाई उतनी जल्दी जनरेट नहीं होती, जिस कारण महंगाई आ जाती है। बात समझ में आ रही है आपको। नोट छाप के तुरंत दे देगी सरकार, प्रिंट किया दे दिया, परंतु जैसे सरकार ने प्रिंट करके दिया, ऐसा नहीं कि वहां पर सुविधाएं आ जाए, सेवाएं आ जाए या वस्तु आ जाए, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं। 7वें पेंशन आयोग का क्या प्रभाव होगा, आप लिख सकते हैं इससे महंगाई बढ़ सकती है। आप लिखेंगे मनरेगा का क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के, किसानों के पास पैसा आ रहा है तो खर्च कर रहे हैं, अर्थात महंगाई बढ़ी। जैसे आप देखिए गांव में पहले सब्जियां सस्ती होती थी, परंतु मनरेगा के कारण लोगों की जेब में पैसा आया। अब पहले जो हर किसान दाल रोटी खाता था वो सब्जी भी खरीदने लगा, तो सब्जी खरीदने के कारण सब्जी की डिमांड बढ़ी, परंतु उतने उत्पादन तो नहीं बढ़ा तुरंत, तो सब्जी की महंगाई बढ़ गई, उस समय बढ़ी होगी, है ना। जैसे ठीक, तो अब आपको चीजें समझ में आ रही। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अर्थात सरकार की कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसा बढ़ रहा है। अब अगर आ जाए कि मान लो सरकार बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, मान लीजिए, अर्थात सरकार जितनी इनकम कर रही है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देती है, उधार लेके खर्च करती है। मान लीजिए, खर्च करने का क्या मतलब है, लोगों को दे ही तो रही होगी भाई। सरकार पैसे खर्च कर रही है तो कोई ना कोई योजना चला रही होगी। मान लीजिए कोई काम, तो जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनवा रही होगी तो मजदूरों को पैसे ही तो दे रही होगी, तो उससे भी तो मार्केट में पैसा आ रहा है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे मनी सप्लाई बढ़े,
वो जाके डिमांड बढ़ाएगा और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि सरकार के ऐसे कौन से कदम होते हैं जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, ठीक, कोई भी एक योजना या सरकार द्वारा किया गया ज्यादा खर्च, या मैंने आपको दिखाया कि सरकार टैक्स कम कर दे, तो इन 2 माध्यम से हो सकता है। अब आरबीआई क्या करती है, मान लीजिए आरबीआई कह दे कि सबको सस्ता लोन, ठीक है, मान लीजिए कह दे आरबीआई सबको 1 लाख रुपए ले जाओ कार लोन, और किसी को इसकी अभी इंटरेस्ट रेट नहीं देना या बहुत सस्ता ब्याज, तो सब जाके क्या खरीदेंगे, कार खरीदने के लिए दौड़ेंगे। और चूंकि कार तो नहीं बनना शुरू होगी ना, तो कार क्या होगी, महंगी हो जाएगी, क्योंकि कार की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो जब बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देता, अर्थात चीप मनी पॉलिसी, अब मैं आपको बताऊंगा चीप मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, अभी बस इतना समझ लीजिए। जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, अर्थात लोन को सस्ता कर देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और लोग ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो हमें यह समझना होगा कि इन्फ्लेशन का कारण होता है डिमांड, और डिमांड मनी सप्लाई से बढ़ती है। मनी सप्लाई के लिए सरकार या बैंक जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि सरकार सभी को पैसे देगी, तो क्या हो, उससे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो आपको अब इसको इन्फ्लेशन को सबसे जोड़ना है। अब सरकार की किसी भी योजना का आप एनालिसिस कर सकते हो, या मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव है, मतलब सरकार घाटे में चल रही है, उसका क्या मतलब है, जितना सरकार कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। जब खर्च ज्यादा कर रही है तो मतलब पैसे ज्यादा बर्बाद कर रही है, और पैसे जब बर्बाद कर रही है तो किसको दे रही होगी, लोगों को ही तो दे रही होगी। इससे भी आप समझ सकते हैं। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि एक तो कारण मैंने बता दिया डिमांड साइड का, ठीक है, कि डिमांड साइड कैसे इन्फ्लेशन होता है। परंतु आपको जैसे कि पता है कि मात्र डिमांड से नहीं होता, ठीक है, सप्लाई से भी होता है। अगर डिमांड कांस्टेंट रहे पर सप्लाई कम हो जाए तो भी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। जो पहले वाला भी मैंने कारण बताया था उसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, डिमांड बढ़ने वाला, तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब होता है कि देश में रुपए ज्यादा होता है, ठीक है, परंतु वस्तु एवं सेवाएं कम होती हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस कम। बात समझ में, देश में पैसा ज्यादा है और वस्तु एवं सेवाएं कम है, तभी तो लोग, जब भी तो इसकी डिमांड बढ़ गई, जो कम होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। जैसे आप दहेज देखिए, जितने बड़े अधिकारी होते हैं कम होते हैं, इसलिए दहेज ज्यादा लेते हैं, अर्थात भाव ज्यादा है उनके। अर्थात जो चीज कम होती है, ठीक, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी डिमांड ज्यादा होती है ना। अब देखिए रुपए ज्यादा है और वस्तु एवं सेवाएं कम है, इसलिए इन्फ्लेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है, इस फिनोमिना को ये भी बोलते हैं, ठीक है, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास, सरकार नहीं सॉरी, देश में रुपए ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, पर उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरा है सप्लाई साइड, है ना। जब मैंने आपको कहा कि डिमांड तो कांस्टेंट हो पर सप्लाई साइड कोई चेंज आए, जब सप्लाई साइड चेंज आए तो उससे भी कीमत बढ़ती है। अब उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड को समझते हैं कई भागों में। पहला एक मान लीजिए कि कोई चीज, 4 चीजों से फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनपुट से बनता है। जैसे मान लीजिए इनपुट होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए मार्कर को बनने के लिए प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, लेबर लगेगा, ठीक है, साथ में रेंट भी होगा जिस फैक्ट्री में बन रहा होगा, ठीक है, कैपिटल भी लगेगा, भाई लोन लेके तो बनाया जा रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि नेचुरल रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, कैपिटल होगा और साथ ही प्रॉफिट के लिए इंटरप्रेन्योर। तो ये चीजें इनपुट होंगी। यदि इसमें किसी की कीमत बढ़ जाए, यदि इसमें किसी की कीमत बढ़ जाए तो वस्तु प्लास्टिक मतलब मार्कर की कीमत बढ़ जाएगी। फिर समझिएगा कि मार्कर बनने के लिए ये सब चीजें इनपुट लगी होंगी। प्लास्टिक एक इनपुट होगा, लेबर भी होगा, रेंट होगा, कैपिटल होगा, बैंक से ब्याज लिया होगा ना।
अगर इसमें किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाए, अब कैसे बढ़ जाए, मान लीजिए कैपिटल, बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। अब इंटरेस्ट रेट अगर बैंक बढ़ाएगा तो उद्योगपति इसका पैसा किससे लेगा? वो तो जिसको मार्कर बेचेगा उसी से लेगा ना। तो इससे क्या हो जाएगा, मार्कर महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन आएगा। साथ ही मान लीजिए यहाँ मार्कर बनना, वहां की फैक्ट्री का रेंट ज्यादा हो जाए तो उससे भी क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी महंगाई, तो वो आप ही से पैसा लेगा। या मान लीजिए लेबर जो सैलरी है वो मजदूरों की बढ़ जाए, अगर मजदूरों की सैलरी बढ़ जाएगी तो उसका पैसा किससे लिया जाएगा, वो मार्कर में इंक्लूड कर देंगे तो मार्कर महंगा हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए प्लास्टिक, जैसे हम मान लीजिए प्लास्टिक को निर्यात आयात करते हैं और कोई देश में लड़ाई हो जाए, यहां से आयात करते हैं तो वहां से प्लास्टिक आ नहीं पाएगी, तो प्लास्टिक जब आ नहीं पाएगी तो प्लास्टिक की सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई तो प्लास्टिक का रेट बढ़ जाएगा, है ना। और प्लास्टिक का रेट बढ़ेगा तो उससे का पैसा किससे लिया जाएगा, कस्टमर। जैसे देखिए आप क्रूड ऑयल, यहाँ पे उदाहरण देखिए क्रूड ऑयल क्या होता है, अरब कंट्री में अगर कहीं भी लड़ाई होती है तो जिस अरब में या कुछ भी दिक्कत हो, जैसे ईरान से कभी ईरान और अमेरिका के बीच विवाद होता है तो भारत उसमें कैसे पिसता है, ऐसे ही, क्योंकि वहां से अब तेल नहीं ले पाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी। या कहीं किसी भी कारण से जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो आप देखिए हर जगह महंगाई दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तेल महंगा होगा तो सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बात समझ में आई आपको? सरकार इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर कैपिटल बढ़ा के आरबीआई ने क्या किया, महंगाई बढ़ा दी। सरकार मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे तो भी चीजें महंगी हो जाएगी, है ना। तो सप्लाई साइड में भी महंगाई कैसे बढ़ती है और उसमें सरकार का और आरबीआई का क्या रोल होता है ये भी मैंने बता दिया आपको कि अगर इनपुट, इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक कारण और हो सकता है स्ट्रक्चरल। मान लीजिए कि भारत में आप एक सामान्य समस्या देखते हैं कि भारत में सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण होता है कि बढ़ जाते हैं? तो आप देखो प्याज है जैसे, तो प्याज का रेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भारत में स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जिसके कारण भारत में स्टोर नहीं कर पाते प्याज। और जब स्टोर नहीं होती तो जब जरूरत होती है उस समय दिक्कत होती है ना। तो स्टोर न करने के कारण नुकसान हो रहा है ना। या कहिए भारत में ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है क्योंकि ट्रेन लेट आती है तो ट्रक से भिजवाना पड़ता है, ट्रक ज्यादा पैसा लेता है, जिस कारण फिर महंगाई बढ़ जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीजों के कारण भी महंगाई बढ़ती है। तो ये भी सप्लाई साइड है ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है ना, अर्थात भारत में जो स्ट्रक्चरल इशू है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है ना, न कि डिमांड के कारण। भाई प्याज जो भारत में महंगी हो गई थी अभी, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ गई क्या? डिमांड तो नहीं बढ़ी ना, प्याज तो लोग उतना ही खाते हैं, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी होगी, लेकिन रेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि भारत में स्टोर नहीं कर पाए और जब प्याज की जरूरत थी तब नहीं रही हमारे पास। तो ये समस्या भी होती है स्टोरेज को लेकर भी। ट्रांसपोर्टेशन को मैंने बताया कि अगर ट्रेन से सब चीजें जाएंगी तो बहुत सस्ती होंगी, परंतु ट्रेन में समस्या की लेट चलती है तो लोग ट्रकों से भिजवाते हैं, और ट्रकों का पैसा किससे लेते हैं? कस्टमर से। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, अर्थात जब मान लीजिए कोई चीज भिजवानी है बार बार चुंगी में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पैसा देगा कोई उद्योगपति तो उसका पैसा किससे लेगा? कस्टमर से तो लेगा। तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी होती है, भारत में थी, जैसे जीएसटी के बाद कम हो गई है, लेकिन जीएसटी से आप कह सकते हो कि जीएसटी के आने से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगी, इससे इन्फ्लेशन कम होगा, है ना। जीएसटी के पहले क्या होता है, हर चुंगी में पैसे दो, आप समझ में आ रहा। और दूसरा कारण एक होता है स्पेकुलेशन, मतलब सट्टेबाजी, आर्टिफिशियल। जैसे मान लो कि अभी खबर उड़ा दी जाए, ठीक है, कि भविष्य में प्याज महंगी होने वाली है, तो क्या करेंगे? कई लोग प्याज खरीद के रख लेंगे। आप देखते होंगे अभी कोरोना में क्या होता है, यही तो होता है, एकदम से कह दिया था ये चीज खत्म हो जाएगी तो सब कोई खरीद के रख लेता है ना, अर्थात होल्डिंग होती है। लोग क्या करते हैं, भंडारण करने लगते हैं। होल्डिंग मतलब गलत उद्देश्य के कारण किया गया भंडारण, अर्थात लोग सोचते हैं कि जब सस्ता है तब खरीद लो,
ठीक है, और बाद में इसको महंगा बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्याज है मार्केट में 100 किलो, ठीक है, और डिमांड भी 100 किलो की है, लेकिन एक आदमी आता है, क्या करता है, इस प्याज को खरीद के अपने गोदाम में रख लेता है। फिर क्या होगा, मार्केट में प्याज गायब हो जाएगी। अब फिर मार्केट में जब जैसे प्याज गायब होगी तो क्या होगा, इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। फिर यही आदमी इस प्याज को बेच देगा बहुत ऊंचे रेट पे, और उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये क्या महंगाई है, होल्डिंग के कारण। फिर मैंने एक बताया था स्पेक्यूलेशन, अर्थात सट्टेबाजी। इसको खरीद लो, भविष्य में महंगा हो जाएगा। तो बहुत से लोग खरीदते हैं और खरीदते के कारण उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, और जिसके कारण वो चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, ये वर्तमान में आप देखा होगा कि जैसे कहा जा रहा है ना, ये चीज खरीद लो भविष्य में खत्म होने वाली होगी, या अभी खरीद लो भविष्य में बेचेंगे तो महंगा होगा। तो ये सब चीजें, स्पेकुलेशन हो गया, होल्डिंग हो गया, ये सब चीजें भी महंगाई का एक बड़ा कारण है। चलिए, अब आपको मैंने ये बताया कि महंगाई के क्या कारण थे। 2 साइड बताया मैंने आपको, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड में मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और उससे इन्फ्लेशन होता है। सप्लाई साइड में मैंने आपको स्ट्रक्चरल इशू बताया। मैंने ये भी बताया जब लागत बढ़ जाती है तो भी महंगाई बढ़ती है। साथ में ये बताया कि स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, अर्थात लोग भविष्य में फायदा कमाने के लिए सामान ले लेते हैं, या होल्डिंग, भविष्य में फायदे के लिए लोग सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी मैंने बताई कैसे ज्यादा होने से महंगाई बढ़ती है। तो आपको समझ में आ गया होगा महंगाई के क्या कारण होते हैं, और इन्हीं को आप मेंस में भी लिखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं, अर्थात क्या इसका परिणाम होता है महंगाई का। महंगाई अच्छा है कि महंगाई बुरी है, ठीक है। तो इसको मैं एक उदाहरण देख के अगर मैं आपको बताता हूं, ठीक, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, ठीक? अगर मान लीजिए 2010 में ये जब मिल्क बेच रहा है तो 20 रुपए लीटर है, और 2011 में ये 22 रुपए लीटर है, 2012 में ये 25 रुपए लीटर है। तो ये आदमी क्या करेगा, इसको प्रॉफिट हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो जब प्रॉफिट होता है, आदमी पैसे लगाने के लिए मोटिवेट होगा, अर्थात पैसा लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, ठीक है, जो कोर कॉन्सेप्ट सीरीज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी। अर्थात भाई जब वो फैक्ट्री लगाएगा, है ना, तो क्या होगा, लोग आएंगे, जॉब करेंगे, मतलब एक्टिविटी होगी, अर्थात दूध का निर्माण या कुछ भी होगा तो रोजगार बढ़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब चूंकि लोगों को नौकरी मिल रही है, जब इनको नौकरी मिल रही होगी तो क्या करेंगे, ये पैसे खर्च करेंगे, अर्थात डिमांड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर है, अब इसको पैसे बढ़ेंगे तो ये 2 नौकर रखेगा, 2 या 3 नौकर रखेगा, उन नौकरों की भी इनकम होगी तो अपने बच्चों को देंगे तो बाहर जाएंगे। ये मैंने कल सब समझाया है आपको, उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप देखिएगा कैसे एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर मोटिवेट होगा और फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये साइकिल चलेगी और इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन होने से उद्योगपतियों को या जितने भी खिलाड़ी हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको जब प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे देश ग्रोथ करता है। पर सवाल देखिए आप, कि मान लीजिए अगर ये 20 रुपए है, ये 30, और यहां पर ये हो जाए 50 रुपए, 2013 में हो जाएगी 70 रुपए, 80 रुपए का मान लीजिए। ठीक, अब क्या होगा,
अब क्या होगा आप जी बताइए। तो अब क्या होगा, अब बहुत बड़ा एक वर्ग अर्थात एक सामान्य नागरिक या मध्यम वर्गीय परिवार वाला दूध नहीं ले पाएगा, जो कि एक बेसिक नीड है। मैं मिल्क का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि ये बेसिक नीड है खाने पीने की। अब नहीं ले पाएगा वो, इससे वंचित हो जाएगा, ठीक। और जब वंचित होगा तो ये किसी भी देश के लिए, क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या है, नागरिकों का कल्याण। जब आधे से ज्यादा आदमी या सामान्य आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी सामान खरीद ही नहीं पा रहा, बुनियादी वस्तुएं नहीं ले पा रहा, तो फिर कल्याण कहाँ होगा उसका, और उसकी जीवन की गुणवत्ता तो कमजोर हो जाएगी ना, न शिक्षा न स्वास्थ्य, क्योंकि महंगाई तो सब में आएगी फिर। अर्थात कहा जा सकता है कि महंगाई नुकसान भी करती है। आप देखिए बड़े बड़े आंदोलन महंगाई के कारण हुए, जैसे मैं असहयोग आंदोलन बता दूं या सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप हिस्ट्री से इन्फ्लेशन को जोड़िए, ठीक, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या हुआ, इन्फ्लेशन ने ही ये दोनों आंदोलन, जो आप असहयोग आंदोलन क्या था, महंगाई हो गई थी इसमें। क्यों हो गई थी, क्योंकि विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में सारा सामान कहाँ भेज देते थे, बाहर भेज देते थे। देश में हो गई बुनियादी वस्तुओं की कमी, जब कमी हो जाएगी अर्थात सप्लाई कम हो जाएगी पर डिमांड तो उतनी रहेगी, तो कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई तो सामान्य आदमी क्या हुआ, दिक्कत हुई, और वो है रोड में उतर आया, उसे पता चल गया कि ये सरकार खराब है। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी दिक्कत हुई, है ना। तो जब कभी भी महंगाई आई है तो उसने क्या किया, सामान्य आदमियों को प्रभावित किया नकारात्मक रूप से। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये अच्छा है कि बुरा। मैंने एक उदाहरण अच्छे का बताया, एक उदाहरण बुरे का बताया। अब आप जिम्बाब्वे को देख लीजिए। जिम्बाब्वे में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों का स्टेट के ऊपर से भरोसा उठ गया था। अगर एक रोटी लेने जाना पड़ रहा था तो क्या करना, एक बोरी नोट लेके जाओ। अर्थात लोगों का नोट पे सिस्टम, मतलब नोट पे भरोसा खत्म हो जाएगा। जब लोगों का राज्य की करेंसी पे भरोसा खत्म हो जाएगा तो फिर अपने बार्टर सिस्टम में आ जाएंगे, और बार्टर सिस्टम में आने का मतलब है कि इकोनॉमी से अलग हो गए, तो मतलब अर्थव्यवस्था ही पूरी खत्म हो जाएगी। आप देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ था वो पूरा महंगाई पे हुआ था, महंगाई जैसे मुद्दे पे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि महंगाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, खतरनाक भी बहुत ज्यादा है और जरूरी भी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर भाई अच्छा है कि बुरा। तो ये कहा जा सकता है कि एक नियंत्रित महंगाई उचित है, अर्थात भाई उस पर कंट्रोल हो तभी। इसीलिए आरबीआई ने कहा है, ठीक है, कि +-4 +-2 अर्थात 2% से लेके 6% तक की महंगाई होनी चाहिए। 100 रुपए की कोई चीज है तो 102 रुपए की हो, ठीक, और या 106 रुपए की या 103, 105 कुछ भी हो तो महंगाई ठीक है, परंतु इससे कम होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। अब डिफ्लेशन को आप समझ जाइए कैसे होगा, क्योंकि डिफ्लेशन से आप समझ जाइए कि डिफ्लेशन क्या है, महंगाई को तो और कम कर रहा है ना। अब आप समझिएगा कैसे डिफ्लेशन कैसे नुकसान देता है। जैसे मान लीजिए डिफ्लेशन है, अब आप समझिएगा डिफ्लेशन क्या कर रहा है भाई, दुकानदार की जो लागत है वो भी नहीं निकल रही। अर्थात मान लीजिए 20 रुपए का, ठीक है, लीटर था, लेकिन उसको 18 रुपए का बेचना पड़ रहा है। जब 18 रुपए का बेचेगा तो क्या करेगा, अपनी दुकान बंद कर देगा। दुकान बंद करेगा तो क्या होगा, अर्थात इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमी एक्टिविटी कम होगी, इकोनॉमी एक्टिविटी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट अब कम हुआ, मान लीजिए मैंने फिर बताया था वो मैनेजर था, उसकी जब जॉब चली जाएगी तो अपने यहाँ से 2 लोगों को निकाल देगा, उन दोनों के बच्चे सामान नहीं खरीदेंगे, वहां की दुकानें बंद होगी। अर्थात कई लोगों की एक साथ नौकरी जाएगी, और जैसे ही नौकरी जाएगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इसके रेट और कम होंगे, ये 16 रुपए का हो जाएगा, फिर और नुकसान होगा। तो कैसे डिफ्लेशन नुकसान करता है, इसी को बोलते हैं मंदी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। आप देखिए इकोनॉमी में सब कुछ उस कोर कॉन्सेप्ट से जुड़ा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा। तो यहां मैंने बताया कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसे पॉजिटिव रोल प्ले करता है और कैसे निगेटिव रोल प्ले करता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इन्फ्लेशन के अदर इफेक्ट।
ये तो मैंने ओवरऑल इकोनॉमी में बताया आपको कि ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है। लेकिन अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन का और क्या रोल होता है, या इन्फ्लेशन को आप कैसे और बता सकते हैं, इसका क्या प्रभाव है, तो देखिए इन्फ्लेशन का एक और प्रभाव देखिए कि इन्फ्लेशन क्या करता है। इन्फ्लेशन सेविंग कम कर देता है, सेविंग कम कर देगा। पूछिए क्यों? जब भाई आपके पास 100 रुपए मान लीजिए आप कमाते थे, ठीक है, और 100 रुपए में जब कमाते थे तो आप मान लीजिए कि 50-60 रुपए में सारा अपना खर्चा कर लेते थे और बाकी पैसे बचा लेते थे। लेकिन जब सामान, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाएगी तो अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी सेविंग कम होगी। जब आपकी सेविंग कम होगी तो आने वाले भविष्य में, क्योंकि आप यही सेविंग तो जाके बैंक में जमा करते थे और बैंक तो इन्वेस्टमेंट करता था, तो सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा बहुत, मतलब फ्यूचर में। दूसरी बात, मान लीजिए जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, जैसे जिनकी सैलरी फिक्स होती है, ठीक, तो अब इनको क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, उद्योगपतियों को नहीं, ये फिक्स इनकम वाले लोग, इनको नुकसान होगा। भाई इनकी मान लीजिए सैलरी थी, सैलरी तो उतनी रहेगी, पर इन्हें अब वस्तुएं एवं सेवाओं खरीदने के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जिस कारण इनके पास अब इनको नुकसान होगा। जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मान लो पहले 10,000 रुपए ही मिलता था, ठीक, लेकिन रूम का रेंट उसके पास 2,000 था मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए अब 10,000 ही मिल रहा है, लेकिन रूम का रेंट कितना हो गया, 4,000 हो गया। अब उसको सफर करना पड़ेगा, है ना। इस तरह कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन फिक्स इनकम वालों को नुकसान करता है। अब उस जैसे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है, यहां तो मैंने बताया इन्वेस्टमेंट को कमजोर करेगी फ्यूचर में, लेकिन भविष्य में क्या, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे, और उद्योगपतियों को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे, इस कारण ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और अगला चलते हैं, इसका बैंकों पे क्या असर पड़ेगा। सबसे मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट यही है, इसका बैंक में क्या असर पड़ेगा। देखिए बैंक पे अच्छा भी पड़ेगा और बुरा भी पड़ेगा। अब वो समझते हैं कैसे, मैं दोनों असर आपको बता रहा हूं। देखिए चूंकि बैंक क्या, उद्योगपति, ठीक, अब क्या करेंगे, उन्हें इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से तो पैसे लेंगे, अर्थात बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेने आएंगे, सॉरी ब्याज में पैसे लेने आएंगे, तो बैंकों को ब्याज मिलेगा और बैंक क्या करेगा, ज्यादा ब्याज लेगा, क्योंकि भाई बैंकों को पता है कि उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है तो ज्यादा पैसे देंगे, तो बैंकों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बैंक ज्यादा ब्याज दर पे पैसा दे रहा है। परंतु कुछ समय बाद, चूंकि आपको ये पता होगा कि बैंकों के पास जब पैसा होगा तभी तो पैसा देगा, और बैंकों के पास पैसा कहां से आता है, जनता से। समझा रहे? क्योंकि अगर जनता ही बैंकों में पैसा ना जमा करे तो आने वाले समय में फिर बैंक क्या करेगा, पैसे नहीं दे पाएगा और बैंक सफर कर सकते हैं। अब ये बता रहा हूं मैं आपको कि महंगाई के कारण क्यों लोग बैंकों में कम पैसे जमा करते हैं। एक कारण तो मैंने पहले बताया कि लोगों की सेविंग ही नहीं होगी, जब सेविंग नहीं होगी तो पैसा नहीं जाएगा। लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि बैंक को जो समझदार आदमी होता है, शब्द याद रखिएगा, समझदार, जो समझदार आदमी होता है वो बैंकों में पैसे जमा नहीं करेगा जब महंगाई ज्यादा होगी। समझदार व्यक्ति मतलब रायचंद्र टाइप लोग। अब देखिए कैसे, मान लीजिए 100 रुपए है, ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है और 20 रुपए किलो प्याज है, तो कितनी 5 किलो ली जा सकती है। ये 2010 की बात मान लीजिए। लेकिन एक आदमी ने सोचा इस 100 रुपए को मैं क्या करूं, प्याज नहीं खरीदता, इस 100 रुपए को मैं बैंक में जमा कर दे रहा हूं। बात समझिएगा। तो इसने अपने बैंक में रुपए जमा कर दिए मान लीजिए, लेकिन बैंक वाला 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वार्षिक ब्याज 5%। बात समझिएगा। तो 5% जब ब्याज दे रहा है तो कितना अगले साल जब वो लेने जाएगा, मान लीजिए 2011 में, तो 2011 में उसको मिलेगा 105 रुपए। भाई खुशी की बात है, पैसा तो बढ़ गया।
परंतु आप ध्यान दीजिए कि इन्फ्लेशन भी है, और इन्फ्लेशन मान लीजिए 10% है। तो जब 10% है तो इसकी कीमत हो जाएगी 22 रुपए, क्योंकि भाई जो कीमत इसकी 20 रुपए थी 10% बढ़ जाएगी, अर्थात 2 रुपए बढ़ जाएगी। जब 2 रुपए बढ़ जाएगी तो 22 रुपए हो जाएगी। लेकिन अब भाई यही आदमी अगर प्याज खरीदेगा तो इसको 5 किलो नहीं मिलेगी, 4.8 मतलब लगभग इतनी मिलेगी। अर्थात इसको क्या हुआ, इस इंसान को नुकसान हुआ, क्योंकि इसका रुपए कमजोर हो गया। मैंने कहा था ना रुपए कमजोर हो रहा है। इसका रुपए पहले 5 किलो प्याज ले रहा था, अब 5 किलो नहीं ले पा रहा, तो इस बंदे का रुपए कमजोर हो गया। सवाल उठता है बैंक ने ब्याज तो दिया, पर ब्याज दिया तो क्यों भाई कमजोर हो गया। इसको समझते हैं हम, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए 2 तरह का इंटरेस्ट रेट होता है, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। दोनों में अंतर क्या है, मैं एक व्यवहारिक अंतर आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 है, एक्स और वाई। एक्स के पास मान लीजिए एक पिस्तौल है और वाई के पास भी एक पिस्तौल है मान लीजिए, तो दोनों इक्वल है। लेकिन मान लीजिए एक्स के पास 2 पिस्तौल आ जाती है, ठीक है, लेकिन वाई के पास मात्र एक ही रहे, एक और आ जाती है। भाई इसके पास हो जाएगी 2 + 3, इसके पास +1। तो आप बताइए कि पूछा जाए कि एक्स के पास कितनी पिस्तौल बढ़ी, आप लोग क्या कहोगे, नॉमिनल 2 बढ़ी। लेकिन जब इसकी तुलना वाई से करेंगे, क्योंकि भाई पिस्तौल तो लड़ने के लिए लिया ना, और जब वाई से इसकी तुलना करेंगे तो आप कहेंगे कि रियल में तो उसकी केवल एक प्रभावी पिस्तौल है ना, क्योंकि 2 से 2 कट गई, एक ही प्रभावी बढ़ी, है ना। अगर इसी पिस्तौल के दम पे जीतेगा तो रियल में क्या हुआ, 1 बढ़ी, पर नॉमिनल कितनी थी, 2, है ना। तो जो प्रभावी होता है उसको बोलते हैं रियल। अब आप समझ में आ गया हो, ऐसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि रियल इंटरेस्ट रेट होता है, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से क्या कर देते हैं, एडजस्ट, जब इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं तो आ जाता है रियल इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने बताया था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना था, 5%, बताया था कि 5% बैंक दे रहा था ना, लेकिन इन्फ्लेशन कितना था, 10% कहा था। अर्थात नॉमिनल इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, 5, वो भी माइनस, अर्थात आपका रुपए कमजोर हो रहा है। तो ये बताइए भाई, कौन आदमी बैंक में अपना पैसा कमजोर करने के लिए रखेगा, नहीं रखेगा ना। वो क्या करेगा, वो सोना और चांदी खरीदेगा, सोना चांदी है जमीन, क्योंकि उसकी कीमत साथ में बढ़ती है, या कुछ और कहीं खर्च करेगा। अर्थात लोग बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करेंगे। जब लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा करेंगे तो बैंक फिर देगा क्या, नहीं देगा, है ना। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसे सबको प्रभावित करता है। आपको जो भी समझ में ना आया हो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक। इसका टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, इसको सोचिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।